तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 33 टू 36 के नावल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 11 तक कोई भी एपिसोड क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको गाइस सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जो अपना लेवल अप करके परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर पहुंच चुका था। साथ ही साथ लिंगडोंग ने दोनों पैतृक प्रतीकों की काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर्स का यूज़ किया था। इसका नतीजा यह हुआ था कि वो जो जनरल लेवल का इमो डीमन क्रिएचर था, लिंगडोंग उसे फाइनली जंजीरों में सील कर देता है। और इधर जो लिंगडोंग होता है वो इतनी ज़्यादा ताकत लगाने के बाद मतलब आराम से तुरंत ज़मीन पर बैठ जाता है, वह एकदम गहरी गहरी सांसें लगने लगता है। लिंगडोंग ने यहाँ पर दोनों पैतृक प्रतीकों की काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर इस फॉर्मेशन में भेज जाता है, जिसके कारण लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी थी। मिनिमम 90% से ज़्यादा लिंगडोंग की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग है और जो 28 एल्डर्स होती है, वो जैसे उस जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को देखते हैं जो सील हो चुका है, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि गाइस एक जनरल लेवल इमो डीमन क्रिएचर की पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। अगर यहाँ पर लिंगडोंग ने अपने दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज़ नहीं किया होता ना, तो पक्का ही आज पूरे फ्लेम डिवाइन सिटी में एकदम कत्लेआम मच जाता, जिसको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इधर हमें फ्लेम डिवाइन हॉल के कई सारे शिष्य और बाहर जो लोग फाइट्स नहीं देख रहे थे उनको भी दिखाया जाता है। वो सारे कल्टिवेटर्स भी तांग शिंगलियांग और 28 एल्डर्स की तरफ देख कर कहते हैं, भाई ये है फ्लेम डिवाइन हॉल की पावर। देखा वो अजीब सा क्रिएचर कितना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन यहाँ पर तांग शिंगलियांग और फ्लेम डिवाइन हॉल के सभी कल्टिवेटर्स ने मिलकर उस जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को कैद कर दिया। और गाइस यहाँ पर जो बाकी लोग थे ना, जैसे बाहर से जो भी फाइट्स देख रहे थे और फ्लेम डिवाइन हॉल के बाकी डिसेपल्स, उन लोगों ने नहीं देखा था कि लिंगडोंग ने भी कंट्रीब्यूट किया था, क्योंकि गाइस वो अजीब सा प्रकाश का उत्थी नहीं गिर गया था लिंगडोंग के चारों तरफ, जिससे बाहर के कल्टिवेटर्स कोई नहीं देख पा रहे होते हैं। केवल तांग शिंगलियांग ने फ्लेम डिवाइन हॉल के वो 28 इंपॉर्टेंट एल्डर्स ने देखा था कि लिंगडोंग ने यहाँ पर अपने दो पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज़ किया था। गाइस यहाँ पर तांग शिंगलियांग ने लिंगडोंग को हाइड इसलिए कर दिया था क्योंकि लिंगडोंग भी नहीं चाहता था कि वो अपने दोनों पैतृक प्रतीक को ऐसे दुनिया के सामने दिखा दे, वरना लिंगडोंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। मतलब यहाँ पर सीधे कहने का मतलब यह है कि जो सारी इस फाइट्स की लाइमलाइट थी वो तांग शिंगलियांग को मिल रही थी। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो भी लिंगडोंग की तरफ देखती है। लिंगडोंग थोड़ा सा कोने में साइड में आ चुका होता है और मतलब बहुत ही ज़्यादा लिंगडोंग थक चुका होता है और आराम से एकदम बैठा उठा होता है एकदम पैर और पसार के। तभी वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो लिंगडोंग की तरफ अपना अंगूठा दिखाती है, यानी गाइस गुड लक बोलते हैं, अंगूठा ऐसे नहीं दिखाने का मतलब गलत समझ लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर तांग शिंगलियांग काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुस्कान के साथ लिंगडोंग को गुड लक बोलती है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपने पास से पिल्स निकालता है और उसे खाकर धीरे धीरे अपनी एनर्जी रिकवर करने लगता है। तभी वहाँ पर जो म्यू लिंग शान होती है वो भी लिंगडोंग के पास आती है और कहती है, बड़े भाई लिंगडोंग आप ठीक तो है ना। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है, भाई ये है एक इमो जनरल लेवल डीमन क्रिएचर की पावर। इसकी पावर कितनी ज़्यादा भयानक थी। वर्ल्ड स्टेज के नीचे सभी कल्टिवेटर्स ने, मतलब फ्लेम डिवाइन हॉल में इस टाइम जितने भी वर्ल्ड स्टेज के नीचे के कल्टिवेटर्स थे, चाहे वो एल्डर्स हो चाहे डिसाइपल्स हो, सभी अपनी पावर्स का यूज़ किए थे। तब एक जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को रोक पाए थे, वो भी रोक नहीं पाए थे। यहाँ पर लिंगडोंग ने अपने दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज़ किया था, तब यहाँ पर ये इमो लेवल का डीमन क्रिएचर रुक पाया था। कितना ज़्यादा भयानक है। तब लिंगडोंग को यहाँ पर यूनिक डेविल रीजन की उस फाइट याद आती है। आपको याद होगा इस घोस्ट फैंगटियन जिसने लिंगडोंग को वह कढ़ाई दी थी, उन्हीं के बारे में लिंगडोंग सोचता और कहता है, अब मुझे घोस्ट फैंगटियन की पावर पता चली। घोस्ट फैंगटियन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, वो वर्ल्ड स्टेज के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर रहे होंगे, तभी उन्होंने उस जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को कैद किया था, साथ ही साथ उन्हें भी जान से भी मारा था। गाइस आपको याद है ना घोस्ट फैंगटियन। गाइस उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी, साथ ही साथ एल्डर मोलुओ और उस किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर की फाइट्स को दिखाया जाता है। दोनों ही तीनों ही काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से फाइट कर रहे होते हैं।
उनकी फाइट इतनी ज़्यादा भयानक होती है ना गाइस, आसपास पूरा एकदम काली काली रोशनी, मतलब पूरे आसमान में एकदम काली काली रोशनी, एकदम आग की लपटें फैल रही होती हैं, हरी हरी रोशनी फैल रही होती है। इधर हमें ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी को दिखाया जाता है, जो उस किंग लेवल इमो डीमन क्रिएचर की तरफ देख कर कहते हैं, भाई तुम्हारा तो पहला बंदा हार चुका है, अब तुम्हारे हारने की बारी आ चुकी है। यह बात सुनकर वहाँ पर जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर होता है वो अपने उससे जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर की तरफ देखता है, जो एकदम जंजीरों में कैद हो चुका होता है। और गाइस, इस किंग लेवल इमो डीमन क्रिएचर का नाम किंग तियानमिंग था। वहाँ पर जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर होता है वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे पहले बंदे को हरा दिया तो तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? हाँ, मैं जानता हूँ तुम एल्डर मोलू हो, साथ ही साथ यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे जान से मार सकते हो? यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं यहाँ से चाहूँ तो बचकर भाग सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। वहाँ पर ये बात बोलते हुए वहाँ पर जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर होता है वो फिर से एल्डर मोलुओ और इस टाइम ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी पर अटैक करता है। एल्डर मोलुओ तुरंत अपनी पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा भयानक अटैक उस किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर पर करते हैं। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वह हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर यहाँ से भागना चाहो तो तुम भाग सकते हो, बट मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। इस बार मैं सारी तैयारियां कर कर आया हूँ। और अचानक से ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी की बॉडी पर और भी ज़्यादा हरे हरे टैटू दिखाई दिए जाते हैं। गाइस, इस समय ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी की बॉडी पर ना 1000 से भी ज़्यादा टैटू थे, मतलब 1000 से भी ज़्यादा ऐसे हरे हरे कलर के पूरे टैटूज फैले हुए हैं। और गाइस, इधर हमें एल्डर म्यूलेन साथ ही साथ फ्लेम डिवाइन हॉल के फर्स्ट एल्डर को दिखाया जाता है, वो भी एक एक जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर के साथ फाइट कर रही होती है। ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी तुरंत पीछे हटते हैं और कहते हैं, हम इस किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को ऐसे चांस से नहीं मार सकते। यहाँ पर ये किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वेपन का यूज़ करने वाला हूँ। एल्डर मोलुओ थोड़ा सा पीछे हटना और अचानक से ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी के हाथ में एक अजीब सी प्लेट दिखाई दी जाती है। गैस, ऐसे एकदम अजीब सा प्लेट नियर कुछ तो होता है, लोहे का बना होता है। और अचानक से जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं उस प्लेट का यूज़ कर देते हैं। गैस, वो प्लेट आसमान में उड़ जाती है और उस प्लेट से काफ़ी ज़्यादा अजीब और मिस्टीरियस हरी कलर और कुछ सुनहरी सुनहरी कलर की ना रोशनी बाहर निकलने लगती है और वो प्लेट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मतलब वो प्लेट जो ना लमसम 4 से 5 मंजिला जितना बड़ा एकदम गोलाकार में ऐसे हो जाती है। यह प्लेट जैसे बाहर निकलती है, वहाँ पर जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर होता है वह यह देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे इस प्लेट से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एकदम डर महसूस हो रहा होता है। वहाँ पर वो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर इस प्लेट को देख कर कहता है, ये तो हेवनली डेथ प्लेट है। और गाइस, हेवनली डेथ प्लेट है एंशिएंट टाइम में जो खजानों की रैंकिंग नहीं दी गई थी, वेपन्स की रैंकिंग दी गई थी या जो भी खजाने हो उसमें 6वें नंबर पर स्थान पर आता है और ये काफ़ी ज़्यादा भयानक है। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, हाँ दरअसल मैं एक दिन एक एंशिएंट बैटलफील्ड में खोज करते हुए ऐसे पहुँच गया तब मुझे यहाँ पर हेवनली डेसोलेट प्लेट मिली। वहाँ पर एल्डर मोलुओ भी हेवनली डेथ प्लेट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते क्योंकि गाइस ये एक काफ़ी ज़्यादा भयानक लेवल का खजाना था। वहाँ पर जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर होता है वह इस प्लेट को देखता है फिर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, मैं भी जानता हूँ ये प्लेट काफ़ी ज़्यादा भयानक है, लेकिन तुम शायद भूल तो नहीं गए हो, इसको एक्टिवेट करने के लिए 4 पैतृक प्रतीक की पावर लगेगी और तुम्हारे पास केवल एक ही पैतृक प्रतीक है, वो भी धधकता हुआ पैतृक प्रतीक जो इस एल्डर मोलुओ के पास ही है। यह बात बोलकर वहां पर जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर होता है वो हंसने लगता है। और गाइस, तो इधर में ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी को दिखाया जाता है, वो भी उस बात को सुनते हैं कि इस हेवनली डेथ प्लेट को एक्टिवेट करने के लिए 4 पैतृक प्रतीकों की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है।
जैसे यहाँ पर ये हेवनली डेथ प्लेट को बाहर निकाला गया था, वो जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर है, साथ ही साथ दोनों जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर है, वो समझे यहाँ पर थोड़ा सा फाइट को रोक देते हैं। और इधर किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर और दो जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर एक साथ समझो जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ, साथ ही साथ एल्डर म्यूलन और फ्लेम डिवाइन हॉल के फर्स्ट एल्डर, ये लोग भी एक पास आते हैं। जहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी से बोलते हैं, ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी, आपने इतना ज़्यादा हाई लेवल का वेपन पा लिया, सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और गाइस यहाँ पर हमें हेवनली डेथ प्लेट की थोड़ी हिस्ट्री बताई जाती है। एंशिएंट टाइम में इसे सिंबल एंसेस्टर मास्टर ने बनाया था। गाइस नाम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं इसे गॉड लाइक कल्टिवेटर बोलता हूँ। तो गॉड लाइक कल्टिवेटर ने इसे बनाया था और ये एंशिएंट टाइम की जो इतने भी खसाने वाले रैंकिंग नहीं होते हैं उसमें 6वें स्थान पर था। हाँ, लिंगडो के पास दूसरे स्थान वाला एक विपन, आपको याद होगा रहस्यमय पत्थर का तावीज़, उसकी रैंक दूसरी थी। बट यहाँ पर रहस्यमय पत्थर के तावीज़ बहुत ही ज़्यादा समझो घायल हो गया, उसकी बहुत सारी ताकतें खत्म हो गई है, अभी भी वो रिकवर कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसके बारे में मतलब हेवनली डेथ प्लेट के बारे में कौन कहानी है कि एंशिएंट टाइम में ना जब इमो डीमन क्रिएचर और इंसानों के बीच में बैटल हुई थी तो इस हेवनली डेथ प्लेट को वहां पर एक्टिवेट किया गया था। तो उस टाइम 8 मास्टर जिनके पास 8 पैतृक प्रतीक नहीं थे, उन 8 बंदों ने अपनी पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करते हुए इस हेवनली डेथ प्लेट को एक्टिवेट किया था। और तब वहां पर जो अटैक हुआ था ना इस हेवनली डेथ प्लेट से, वो इतना ज़्यादा भयानक था कि उस टाइम उनके सामने लमसम 12 से 13 किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर थे। वो 12 से 13 किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर एक झटके में मारे गए थे। इतना ज़्यादा यह भयानक हेवनली डेथ प्लेट है। तो आप समझ गए ना, अगर इसको एक्टिवेट कर दिया जाए तो यहाँ पर जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर है उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे भाई, बचेगा ही नहीं। यहाँ पर अगर 8 पैतृक प्रतीक की पावर से इसे एक्टिवेट कर दिया जाए तब तो समझिए 12-13 इतने भयानक किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को मार दिया गया था। आप समझ रहे गाइस इसकी पावर कितनी ज़्यादा भयानक है। वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते वह कहते हैं हाँ ये सब तो ठीक है बट हमें 4 पैतृक प्रतीक लाएंगे कहाँ से? एक मेरे पास है, 2 लिंगडों के पास 3 हुए। तो क्या ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी आपने भी एक पैतृक प्रतीक प्राप्त किया है? वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते वह कहते हैं नहीं यार, मैं कहाँ इतना ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, वो तो कहो मैं रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टिवेटर बन गया, वही तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए है। एक पैतृक प्रतीक प्राप्त करना ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। चौथा पैतृक प्रतीक कहाँ पर है? वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो एल्डर म्यूलन की तरफ देखते हैं और फिर उस छोटी लड़की म्यूलिंगस्टाइन की तरफ देखते हैं। वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी बोलते हैं आपके पास एक पैतृक प्रतीक है ना एल्डर म्यूलन? वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ, साथ ही साथ फ्लेम डिवाइन हॉल के फर्स्ट एल्डर, वो भी एल्डर म्यूलन की तरफ देखते हैं और कहते एल्डर म्यूलन आप लोगों के पास भी एक पैतृक प्रतीक है। वहाँ पर जो एल्डर म्यूलन होते हैं वो कुछ टाइम हिचकिचाते हैं और फिर वह कहते हैं हाँ हमारे पास पैतृक प्रतीक एक है। वहाँ पर जो एल्डर म्यूलन होते हैं वह फिर कुछ टाइम संकोचाते हैं। तो एल्डर म्यूलन पूछते हैं आपके पास कौन सा पैतृक प्रतीक है? तो वहाँ पर जो एल्डर म्यूलन होते हैं वो बोलते हैं एल्डर म्यूलन गैस छोटी लड़की म्यूलिंगस्टाइन के दादाजी, वह बोलते हैं मेरे पास लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक है। और फिर वह छोटी लड़की म्यूलिंगस्टाइन की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर सारे लोग सोचते हैं क्या छोटी लड़की म्यूलिंगस्टाइन के पास लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक है? एल्डर म्यूलन बोलते हैं हाँ तुम ऐसा कह सकते हो बट यह आधा सही भी नहीं है। दरअसल जो मेरी पोती म्यूलिंगस्टाइन है ना उसके पास एक पैतृक प्रतीक नहीं बल्कि वह खुद एक पैतृक प्रतीक है। यह बात सुनकर आसपास के बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वहाँ पर एल्डर मोलुओ, फ्लेम डिवाइन हॉल के फर्स्ट एल्डर, ये लोग इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते क्या छोटी लड़की म्यूलिंगस्टाइन एक पैतृक प्रतीक है? बट आखिर एक पैतृक प्रतीक इंसान का रूप कैसे ले सकता है? तो वहाँ पर जो एल्डर म्यूलन होते वह कहते हैं चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा कहानी बताता हूँ। लाइफ एंड डेथ मास्टर जो लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक की पहली मालिक थी, साथ ही साथ उन्होंने पैतृक प्रतीक लाइफ एंड डेथ को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से समझा था। और गाइस एंशिएंट टाइम में ना 8 पैतृक प्रतीक थे और जितने भी 8 उसके मास्टर थे, यानी जिन बंदे के पास भी 8 पैतृक प्रतीक थे उन्हें उनका मास्टर बोला जाता था। साथ ही साथ वो लोग पहले ऐसे बंदे थे ना जिन्होंने पैतृक प्रतीक को प्राप्त किया था। और लाइफ एंड डेथ मास्टर एक लड़की थी। एंशिएंट टाइम के बैटल के बाद इतनी ज़्यादा भयानक फाइट हुई थी ना कि जो लाइफ एंड डेथ मास्टर थी वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई थी। उतनी ज़्यादा घायल हो गई थी ना क्या बताया जाए, मतलब वो एकदम मरने की कगार पर आ गई थी।
और तब वो हमारे एंसेस्टर से मिलती है। एंसेस्टर से मिलने के बाद मेरे एंसेस्टर उन्हें बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट वो बच नहीं पाती और फाइनली वो मर जाती है। तो जो मेरे एंसेस्टर थे उन्होंने लाइफ एंड डेथ मास्टर को सीधे लाकर हमारे सेट के जो समझे जहाँ पर उनको दफनाया जाता है वहाँ पर दफना दिया गया था उनके पैतृक प्रतीक के साथ ही साथ लाइफ एंड डेथ मास्टर के मरने के बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा साल हो गए थे, एंशिएंट टाइम की बात है ना। तो आज से 100 साल पहले जो हमारे कुछ बंदे जब उस कब्र की ऐसे थोड़ी सी सफाई कर रहे थे ना, जहाँ पर लाइफ एंड डेथ मास्टर को जहाँ पर दफनाया गया था, तो वहाँ पर एक उन्हें सुनहरा चमकता हुआ अंडा मिला। वह सुनहरा चमकता हुआ जैसे हम लोग को पता चला अंडे के बारे में, हम लोग वहाँ पर गए तो एंसेस्टर को ऐसा आइडिया लगा कि शायद यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मास्टर फिर से पुनर्जन्म ले रही हैं। तो हमने उस अंडे की काफ़ी ज़्यादा देखभाल की और फिर कुछ टाइम बाद उसी अंडे से छोटी लड़की म्यूलिंग शान निकली। और फिर जब छोटी लड़की म्यूलिंगशान अंडे से बाहर निकली तो उसकी बॉडी पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। उस चिन्ह को देखने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो छोटी लड़की म्यूलिंगशान है वो दरअसल लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक है, क्योंकि उस टाइम में लाइफ एंड डेथ मास्टर काफ़ी ज़्यादा घायल थी, इतनी ज़्यादा घायल थी ना कि वह फिर से अपना रीइंकार्नेशन करना चाहती थी। गैस रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टीवेटर फिर से अपना रीइंकार्नेशन करने के लिए अपनी कुछ पार्ट्स को बचाकर फिर से दोबारा जन्म ले सकते हैं। जस्ट लाइक आपको इंग युआन याद है जिसकी बॉडी में आइस स्नो मास्टर मतलब पुनर्जन्म है वो उसकी। तो यहाँ पर ऐसे ही लाइफ एंड डेथ मास्टर भी पुनर्जन्म करने की कोशिश तो करती है बट उसमें फेल हो जाती है। तो समझे वो पूरी तरह से इस दुनिया से मिट गई हैं, बट उनका पैतृक प्रतीक अभी भी जिंदा है। और गाइस लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक की एक बहुत ही ज़्यादा खास बात है, जिसके पास भी वो लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक होता है ना वो इमोर्टल होता है, मतलब वो कभी मरेगा नहीं। अगर उसे मारा ना जाए ना तो वो इस पृथ्वी पर हमेशा जिंदा रहेगा। यह इस लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक की खास बात होती है और यह सबसे ज़्यादा भयानक भी बात है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइफ एंड डेथ मास्टर मर कैसे गए। तो लाइफ एंड डेथ मास्टर को एंशिएंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा भयानक बैटल हुई थी, जिसमें ईमो डीमो क्रिएचर का बैटल वटल नहीं हुआ था। तो उसमें समझिए काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे, एकदम मरने के कगार पर आ गए थे। केवल मतलब अगर आप नॉर्मली ऐसे एक लाइफ साइकिल जीते जैसे हम लोग इंसान की तरह नहीं 100 साल तक जीते हैं, वैसे ही अगर आपके पास लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक होगा तो आप इस दुनिया में अनंत साल तक जिएंगे, आप मरेंगे नहीं। आप मान सकते हैं इस पूरी दुनिया में केवल यही पैतृक प्रतीक था जो एक बंदे को इमोर्टल बना देता था, वो जिंदगी में कभी मरता ही नहीं था। तो गाइस यहाँ पर सीधे कहने का यही मतलब है कि जो छोटी लड़की म्यूलिंगशान है वो लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक है। वहाँ पर जो एल्डर म्यूलन होते हैं वह कहते हैं तुम समझ सकते हो कि जो लाइफ एंड डेथ मास्टर थी वो हमारे पूरे हेवन स्टार क्लैन की एंसेस्टर थी। और गाइस वहाँ पर जो एल्डर म्यूलियन होते हैं छोटी लड़की म्यूलिंगशान के दादाजी, वह सभी से कहते हैं, इसलिए वहाँ पर जो छोटी लड़की म्यूलिंगशान है वो लिंगडोंग की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर ये भी रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो छोटी लड़की म्यूलिंगशान है वो लिंगडोंग की तरफ ही अट्रैक्ट क्यों होती है, वो एल्डर म्यूलियन की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती है। तो गाइस रीज़न यह है ना, इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लास्ट में पैतृक प्रतीक बना था वो लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक था। और लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक जब इस दुनिया में पैदा हुआ था तो समझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। तो उस टाइम एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल ने क्या किया था, उस लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक को निगल गया था और निगलने के बाद अपनी बॉडी में उसे एनर्जी प्रोवाइड करता रहा और उसे तब तक एनर्जी प्रोवाइड करता रहा ना जब तक लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो गया। और जब एक बार लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया तो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल ने उस पैतृक प्रतीक को आज़ाद कर दिया। तो आप समझ सकते हैं एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल ने एक माँ की तरह लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक की बड़े होने में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। तो गाइस अगर आप और गाइस एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एंशिएंट टाइम में ना लाइफ एंड डेथ मास्टर एक लड़की थी, साथ ही साथ एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल वाला रखने वाला एक बंदा एक लड़का था। तो उनके बीच में कुछ तो था, कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब रिश्ता था। लव तो नहीं कहा जा सकता, तो कुछ आइडिया तो नहीं है, बट कुछ अजीब रिश्ता था। यहाँ पर ऐसे मतलब नॉवल बताएगा कुछ अजीब रिश्ता था। तो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कोई इसका वैलिड प्रूफ मिलेगा कि वो लोग प्यार करते थे या लड़ाई झगड़ा हुआ था, ऐसा कुछ भी होता है तो मैं आगे कहानी में आपको बता ही दूंगा।
होगा। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर म्यूलन होते हैं वो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी की तरफ देख कर कहते हैं हाँ आप छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान जो एक पैतृक प्रतीक है उसकी आप पावर ले सकते हैं, बट आप एक बात ध्यान रखिएगा प्लीज़, मैं कहता हूँ ना उसकी आइडेंटिटी रिवील ना होने पाए कि वह एक पैतृक प्रतीक है, वरना बहुत ही ज़्यादा उस छोटी लड़की के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरी थोड़ा सा नहीं ज़िंदगी हो जाएगा। कहीं भी निकलो पावरफुल कल्टिवेटर्स अटैक उटैक करेंगे। तो यही बात यहाँ पर ये एल्डर म्यूलन भी ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी से बोले होते हैं। तो वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो एल्डर म्यूलन की तरफ देख कर कहते हैं अरे एल्डर म्यूलन आप चिंता मत करिए, मुझे छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान को एक पूरा पैतृक प्रतीक नहीं बनाना है, बस उसकी छोटी सी एक पावर का हिस्सा चाहिए। उस छोटी सी पावर से ही ना मैं इस जो हेवनली डेथ प्लेट है उसको एक्टिवेट करूंगा। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर म्यूलन होते हैं वो एल्डर मोलुओ की तरफ देख कर कहते हैं एल्डर मोलुओ अपने पैतृक प्रतीक की पावर्स इस हेवनली डेथ प्लेट में डालो। तो वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वह कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो तुरंत अपने धधकते हुए पैतृक प्रतीक का यूज़ करते हैं और उनकी बॉडी से एकदम आग हो गए ऐसे फेंकने उकने लगते हैं, सिंबल उम्बल ऐसे चमकने उमकने लगते हैं। उसके बाद जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो अपने पैतृक प्रतीक का एक छोटा सा पावर, समझिए उतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा अपनी मैजिक पावर सीधे ही हेवनली डेथ प्लेट में डालते हैं जिससे हेवनली डेथ प्लेट थोड़ा थोड़ा चमकने लगता है। तो वहाँ पर जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है भाई तुम लोग पागल हो चुके हो क्या, एक ही पैतृक प्रतीक की पावर से हेवनली डेथ प्लेट को एक्टिवेट करना चाहते हो, चलो देखता हूँ मैं अभी तुम लोग क्या करते हो। ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी कहते हैं रुक भाई 2 मिनट रुक, उसके बाद बताता हूँ। उसके बाद जो वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो एक प्रकाश चादर सीधे लिंगडोंग पर डालते हैं, मतलब वहाँ पर पूरा समझिए एक अजीब सा ऐसे हरा हरा फॉर्मेशन बना लेते हैं, बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते कि अंदर क्या हो रहा है, वरना लिंगडोंग पर ऐसे सीधे प्रकाश डालेंगे तो नहीं पता चल जाएगा। इसलिए वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं पहले अपने चारों तरफ मतलब जिंदा लिंगडोंग खड़ा था, म्यूलिंगस्टान खड़ी थी, उससे बड़ा समझिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हरा कलर का फॉर्मेशन बना देते हैं जिससे बाहर का कोई भी अंदर नहीं देख सकता है, ना ही वो तीनों इमो डीमन क्रिएचर। उसके बाद एक सीधे प्रकाश लिंगडोंग की बॉडी पर डालते हैं और वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो माइंड से लिंगडोंग की तरफ एक संदेश भेजते हैं, लिंगडोंग अपनी दोनों पैतृक प्रतीक की थोड़ी सी पावर इस मैजिक में डालो, मतलब ऐसे थोड़ा सा मैजिक कुछ भेजते हैं उसमें डालो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है बिना सवाल पूछे अपने धधकते थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की पावर साथ ही साथ एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की पावर सीधे ही वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी को दे देता है। सॉरी गैस, ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी को देता नहीं बल्कि ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी खुद लिंगडोंग से ले लेते हैं। हाँ थोड़ा पैतृक प्रतीक विरोध करता है लेकिन लिंगडोंग पैतृक प्रतीक को मतलब आदेश देते देता है नहीं विरोध मत करो, तो उनको पावर लेने दो। तो वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वह जैसे लिंगडोंग की बॉडी से दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स लेते हैं, लिंगडोंग की बॉडी में और भी कमजोरी आ जाती है क्योंकि ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी जो एक रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर है, वह थोड़ा सा भी अगर उनके लिए जो थोड़ी सी एनर्जी है वो लिंगडोंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी एनर्जी है। आप समझ रहे हैं ना एक लेवल का डिफरेंस है। उसके बाद वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी थोड़ा सा एनर्जी कम महसूस करता है, थोड़ा सा आराम से हाफता उफता है और आराम से फिर से बैठ जाता है। तभी वह देखता है छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान की बॉडी पर वो हरी रोशनी गिरी है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो यह देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि लिंगडोंग भी आइडिया लगा लेता है कि वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी है वो पैतृक प्रतीक की पावर्स ले रहे हैं, बट यहाँ पर वो आकी छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान पर वो अजीब सा प्रकाश डालकर उसकी पावर क्यों ले रहा है। तो वहाँ पर जो छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है बड़े भाई लिंगडोंग, ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी ने मुझसे बोला है कि दरअसल छोटी लड़की मुझे तुम्हारा सा थोड़ा सा पावर चाहिए तो विरोध मत करो, इसलिए मैं पावर दे रही हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह देखता है कि छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान से भी ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी पावर ले लेते हैं और छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान भी थोड़ा सा मतलब एकदम मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर लिया जाता है ना। ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी के लिए थोड़ा सा है बट छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान जो एक परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के केवल स्टार्टिंग लेवल पर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। तो वहाँ पर थोड़ा सा चक्कर वक्कर खाकर ज़मीन पर गिरती है बट लिंगडोंग तुरंत उसको जाकर पकड़ता है। छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान को पकड़ता है, जैसे उसका हाथ लिंगडोंग से टच ही होता है समझो, अचानक से ना लिंगडोंग देखता है कि छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान की बॉडी से एक अजीब सी काली और सफ़ेद रंग की अजीब सी चमकती चमकती एनर्जी निकली है। साथ ही साथ छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान के माथे पर एक अजीब सा सिंबल है। लिंगडोंग इस अजीब से सिंबल को देखकर पहचान जाता है ये तो लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक की आभा है, मतलब इस छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान के पास है एक पैतृक प्रतीक है और वो भी लाइफ एंड डेथ
पैतृक प्रतीक। बट लिंगडोंग जैसे छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान का हाथ नहीं पकड़ा था, छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान की बॉडी से कुछ अजीब सी आभाएं लिंगडोंग की बॉडी में जाकर अचानक से समाने लगती हैं और वो अजीब सी आभाएं लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक की होती हैं। साथ ही साथ जैसे वो आभाएं लिंगडोंग की बॉडी में गए थे, लिंगडोंग जो अपनी नई स्पिरिचुअल पावर खो चुका था, उसने काफी ज्यादा फाइट्स की थी, लिंगडोंग की सारी स्पिरिचुअल पावर रिकवर हो जाती है। लिंगडोंग समझो एकदम पूरा चंगा हो जाता है। यह देखकर लिंगडोंग में काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसे छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान के बारे में कुछ तो अजीब लग रहा होता है, इसलिए वह तुरंत अपने बॉडी में कहता है भाई तुम मर चुके हो या जिंदा भी हो। गैस ये बात लिंगडोंग ने रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से बोली थी। आपको याद होगा रहस्यमय पत्थर का तावीज़ इस पूरे फाइट्स में काफ़ी एपिसोड से दिखा नहीं है। तो दरअसल रहस्यमय पत्थर का तावीज़ लिंगडोंग की बॉडी में था, तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से आवाज़ आती है, हाँ भाई उठ चुका हो। थोड़ा सा नींद उद आ चुकी थी, साथ ही साथ थोड़ा सा मैं अपने आप को रिकवर भी कर रहा था। फिर वो आसपास का एरिया देखता है और कहता है वाह क्या बात है, यहाँ पर 3 जनरल लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर, साथ ही साथ एक किंग लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर के बीच फाइट हो रही है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इधर फाइट वाइट चल रही थी। क्या मैं तो सो रहा था। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है यार मजाक मत करो, इधर काफ़ी ज़्यादा मैटर ख़राब चल रहा है। तुम तो इधर फाइट वाइट में दिखे उखे नहीं, तुम आराम से अपना सो रहे थे। वैसे चलो जो भी हो गया वो हो गया। तुम इस छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान को देखो, इसकी बॉडी में एक पैतृक प्रतीक है क्या, लेकिन यहाँ पर कुछ तो अजीब मुझे लग रहा है। तो वहां पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज होता है वो जैसे छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान को देखता है, वह कहता है अच्छा ये बात है, इसी बात के कारण मैं इस छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान को पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर ये बंदी है कौन है और इसकी बॉडी से मुझे कुछ अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। दरअसल लिंगडोंग छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान के पास पैतृक प्रतीक नहीं है, बल्कि वह खुद पैतृक प्रतीक है। यह बात सुनकर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान एक इंसान नहीं बल्कि लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक है। वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वह कहता हाँ लिंगडोंग ये बात सच है और यह प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा जटिल होती है, तो इसको समझो मत, इतना मान लो कि ये छोटी लड़की खुद एक लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक है। और तुम जान रहे हो आखिर ये छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान तुम्हारे साथ ही क्यों आ रही थी, क्योंकि तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉरिंग सिंबल है और एंशिएंट टाइम में जब पहली बार लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक प्रकट हुआ था तो समझो एंशिएंट डिवॉरिंग सिंबल ने एक मां की तरह लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक की रक्षा की थी, जिसके कारण लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक साथ ही साथ एंशिएंट डिवॉरिंग सिंबल इन दोनों पैतृक प्रतीक में काफी ज्यादा दोस्ती यारी चलती है। तो इसी कारण से जो छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान है वह तुम्हारे पास अट्रैक्ट हो रही है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है। वहाँ पर तभी जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वो ऊपर ग्रीन ड्रैगन किंगजी की तरफ देखता है, लिंगडोंग से बोलता है अरे लिंगडोंग तुम टेंशन मत करो, यहाँ पर फाइट ना तुम लोग के पक्ष में ही खत्म होगी और ये बैटल तुम ही लोग जीतोगे। दरअसल वो जो तुम्हें ऊपर भारी से एकदम गोल सी प्लेट नहीं दिखाई दे रही है उसका नाम है हेवनली डेथ प्लेट है, और हेवनली डेथ प्लेट एंशिएंट टाइम के खजानों में 6 रैंकिंग रखती थी। साथ ही साथ जब ये एंशिएंट टाइम के बैटल में 8 महान पैतृक प्रतीक के मालिकों ने अपने पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करते हुए इस हेवनली डेथ प्लेट को एक्टिवेट किया था, तो उस टाइम इस पैतृक प्रतीक ने 12 या 13 मतलब गाइस इतने में दोनों में से 12 या 13 किंग लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर को एक झटके में मार दिया था। यह खजाना इतना ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पर इस खजाने को एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम 4 पैतृक प्रतीक की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पर 4 पैतृक प्रतीक की एनर्जी मौजूद है। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी होते हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वह कहते हैं चलो अब मेन काम शुरू किया जाए। और अचानक से वो जो बड़ी सी प्लेट होती है गाइस उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक आभाएं रिलीज होने लगती हैं। इतनी ज़्यादा भयानक हरी कलर की रोशनी फूटती है और अजीब सी सुनहरी कलर की रोशनी फूटती है ना, जैसे पूरा आसमानी एकदम कांप जाए। ग्रीन ड्रैगन किंगसी ने जो आसपास वो अजीब सी फॉर्मेशन बनाई थी उस फॉर्मेशन को वो हटा देते हैं। गाइस जैसे हेवनली डेथ प्लेट एक्टिवेट हुई थी वो जो 4-5 मंजिला जितना बड़ा था वो लमसम 10 मंजिला जैसे एकदम गोला सा एकदम खतरनाक सा हो जाता है और उसके अंदर से आवाज़ फूटने लगती है। वहाँ पर जो ईमो किंग तियानमिंग होता है गाइस, यहाँ पर जो किंग लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर है उसका नाम तियानमिंग है, वो भी यह देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, हेवनली डेथ प्लेट कैसे एक्टिवेट हो गई, 4 पैतृक प्रतीक, तुम लोग के पास 4 पैतृक प्रतीक कहाँ से आए। वहाँ पर
और यह देखकर किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसे हेवनली डेथ प्लेट से काफी ज्यादा खतरनाक मौत की आभा महसूस हो रही है। साथ ही साथ इस किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर तियानमिंग ने इस हेवनली डेथ प्लेट के बारे में कहानियां सुनी है और इसने उसके नज़ारे भी देखे कितनी ज्यादा भयानक है। इसलिए वह तुरंत अपने दोनों साथियों से कहता है, एक तो साथी लिंगडोंग ने ऐसे कवच वच बनाकर नहीं क्या कहता है सीकर उकर से ऐसे उसकी बॉडी में छेद उद करके सील कर दिया है। तो वहाँ पर एक जो था मतलब सॉरी गाइस जो बचे हुए 3 थे, एक किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर, 2 जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर। जहाँ पर जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर की तियानमिंग होता है वो बाकियों से कहता है चलो जल्दी से पीछे हटो और यहाँ से हमें भागना होगा, हम इस हेवनली डेथ प्लेट का सामना नहीं कर पाएंगे, इसका एक अटैक हमारी जान भी ले सकता है। वहाँ पर वो लोग तुरंत भागने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, बट वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं भागने की कोशिश कर रहे हो एल्डर मोलवो, जाओ उन्हें रोको। वहाँ पर जो एल्डर मोलवो होते हैं वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद गाइस जो एल्डर मोलवो होते हैं वो तुरंत अपने धधकते हुए पैतृ प्रतीक की पावर्स का यूज करते हैं। और गाइस तो इधर आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर जो एल्डर मोलू होते हैं वो तुरंत अपने धधकते हुए पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक आग से बना वो फिनिक्स के साथ उन तीनों इमो क्रिएचर पर अटैक करते हैं और उन्हें भागने से रोक देते हैं। और एल्डर मोलू इस बार काफ़ी ज़्यादा एकदम जोश में आ गए थे, पूरी ताकत लगा दे रहे थे, जिसके कारण वो लोग मतलब वो 2 जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर साथ ही साथ एक किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर को कुछ टाइम तक रोकने में कामयाब हो जाते हैं। और इधर जो हेवनली डेथ प्लेट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक समझे से एक घर जितनी मोटी ऐसे बीम ऐसे शूट होती है और जैसे बीम शूट होती है ना काफ़ी ज़्यादा कान फाड़ू आवाज़ निकलती है, पूरा एकदम खतरनाक सा आवाज़ निकलता है जिसके कारण पूरा एरिया एकदम कांप जाता है। ऐसा पूरा समझे ना जैसे नहीं एकदम लोहा हुआ आसपास से एकदम पिघल जाएगा, इतनी ज़्यादा भयानक आबहवा थी। इस अटैक का प्रभाव इतना ज़्यादा था ना कि वहाँ पर जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर तियानमिंग होता है वो भी यह देखकर काफ़ी ज़्यादा कांप जाता है। तियानमिंग को अपनी मौत अपने सामने दिखाई दे रही होती है, बट वहाँ पर जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर किंग तियानमिंग होता है वह तुरंत अपने 2 जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को ऐसे पकड़ता और सीधे उस बीम के सामने फेंक देता है। और गाइस हमें इन दोनों जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर का हाल दिखाया जाता है। वो बीम से जैसे टकराए होते ना उनकी बॉडी के समझे एकदम चिथड़े उड़ जाते, एकदम राख नहीं बचती है, एकदम ऐसे जैसे नहीं होता एकदम किसी पत्ते की तरह कागज़ को जला जब काला कागज़ ऐसे पूरा जलता है तो राख छोड़ देता है, वैसे उनकी बॉडी समझे पूरी गायब हो जाती है। इतनी ज़्यादा भयानक पावर थी हेवनली डेथ प्लेट में। वहाँ पर जो वो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर होता है उसने सोचा था कि वो अपने दोनों साथियों को ऐसे उस बीम के सामने फेंक देगा तो बीम थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और उसकी पावर कुछ कम हो जाएगी और वहाँ पर वो अपनी पावर्स का यूज़ करते उस बीम को रोक लेगा, बट ऐसा होता नहीं है, बीम थोड़ा सा भी कम नहीं होती है और फिर वो जो बीम होती है ना वो सीधे किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पर जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और उसकी बॉडी से काली काली आवाज़ें फूट पड़ती है और वो जोर से चिल्लाता है 10 नरक के द्वार। गाइस कुछ इंग्लिश में ऐसे मार्शल आर्ट टेक्निक भी, बट हिंदी में 10 नरक के द्वार ऐसे कुछ टेक्निक यूज़ करता है और अचानक से उसके सामने 10 ऐसे समझे द्वार आ जाते हैं और वो जो द्वार होते हैं ना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, बट वो जो बीम थी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी ना 10 को तोड़ देती है भाई, इतना भयानक थी ना 10 को एक एक पल में तोड़ देती है, कहीं रुकती भी नहीं है बीम और सीधे ही जाकर उस किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर की बॉडी की आर पार हो जाती है। मतलब उस किंग लेवल की बॉडी डीमन क्रिएचर की बॉडी में ऐसे छेद हो जाते हैं, एकदम सीने में ऐसे छेद हो जाते हैं। वहाँ पर जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर होता है वो भी अपनी बॉडी में इतनी बड़े छेद को देखता है, उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वह गुस्से में किंग जी एल्डर मोल वो सभी को गालियाँ उलियाँ बकता है। उसके बाद वह तुरंत अपने पास से कुछ अजीब सा लिक्विड निकालता है और उसे मतलब ऐसे घाव पर लगाने की कोशिश करता है, बट गैस घाव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। साथ ही साथ हेवनली डेथ प्लेट द्वारा किया गया था और हेवनली डेथ प्लेट के इस बीम में ना जैसे कुछ अजीब सी जहर और नहीं आते जो किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर की बॉडी को हील होने ही नहीं दे रहे थे उससे दवाई से भी। यह देख कर ना वहाँ पर किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी होते हैं उस किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर की तरफ देख कर कहते हैं क्या हुआ भाई, दवाई काम नहीं कर रही है क्या, आओ हमारे पास मलहम लगा दे। वहाँ पर जो वो किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है मैं मरूंगा,
साथ ही साथ इस पूरे जहान को लेकर मरूंगा। और अचानक से उसकी बॉडी पर अजीब अजीब से काले काले बैगनी बैगनी कलर के पैतृ प्रतीक, मतलब स्वर्गीय पैतृ प्रतीक ने चिन्ह उन्ह बाहर निकलने लगते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ अजीब से ऐसे जैसे नहीं एकदम दानव के ऐसे चिन्ह उन्ह बाहर निकलते हैं। और अचानक से वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर लेता है। और जैसे वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करता है ना, काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होती है। यह आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी ना कि अगर इसको रोका ना जाए तो पूरे फ्लेम डिवाइन सिटी के हर एक बंदे को जान से मार देगी। तो गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा एपिसोड छोटा बना दिया हो बट एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े आएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।